प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, आज हम अपने 10वें जो पाठ का है हमने पठन कर लिया, व्याख्या कर लिया। इसका पठन अभ्यास भी आपको करवा दिया है, शब्दार्थ हमने कर ही लिए हैं और आज हम मौखिक प्रश्नों को चर्चा के द्वारा करें। आपको पता ही है, मौखिक जो प्रश्न होते हैं वो चर्चा के द्वारा ही किए जाते हैं। तो शुरुआत हम करेंगे। एक बार पहले शब्दार्थ आपको फिर से बता दें, इस पाठ में कोई मुहावरा नहीं है। इस पाठ में सभी शब्दार्थ हैं और हमने इसको आपको लिखवा भी दिया है। शायद आपने इसको लिख करके याद भी कर लिया हो। तो एक बार मैं शब्दार्थ को पढ़ लेता हूँ, आपको याद भी आ जाएगा। तो आगे आने वाले जो प्रश्न हैं मौखिक प्रश्नों में भी उससे मदद मिलेगी। छावनी का अर्थ होता है पड़ाव या शिविर। जाहिर का अर्थ होता है स्पष्ट करना। व्यंग ताना होता है ठकोरा ठक ठक करना। छाती फुलाए गर्व से। उसके बाद में मल्हार वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला एक राग है। ठिगलियाँ कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े जिसे कि चिड़िया अपने घोंसलों में ले जाती हैं। अवाक मुंह से बोल ना निकलने की दशा। जब व्यक्ति हैरान हो जाता है तो उसे भी अवाक कहा जाता है। चुग्गा चिड़ियों के खाने का दाना। जो चिड़िया जो दाना खाती है या अपने बच्चों को खिलाती है उसे चुग्गा ही कहा जाता है। तो अब चलते हैं अपने मौखिक प्रश्नों पे। पहला निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला है क। पिताजी को अपना घर सराय क्यों लगता था? सराय क्यों लगता था? तो हम कहेंगे पिताजी को अपना घर सराय क्यों लगता था, जैसा कि पाठ में बताया गया है। पिताजी ने बताया गया था कि उनके घर में बहुत से जीव रहते। लेखक ने भी बताया था कि उनके घर में इतने अधिक जीव रहते थे, पक्षियाँ थे, चूहे थे, कबूतर थे, कि कभी कभी उन्हें लगता था कि वे ही घर में मेहमान हैं और असली मालिक तो ये जीव ही है। तो सराय का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ पे लोग कुछ देर के लिए रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। सराय उनका अपना नहीं होता। तो पिताजी को अपना घर सराय क्यों लगता था? क्योंकि जो बहुत से पक्षी वहाँ पे आते थे, रहते थे और चले जाते थे। यहाँ तक उन्होंने कहा था कि जो भी पहाड़ियों घाटियों से जो भी पक्षी दिल्ली आता है तो शायद वो सबसे पहले लेखक के पिता के घर में ही रहता है। तो इसलिए पिताजी को अपना घर कभी कभी सराय लगता था, क्योंकि
उनसे अधिक तो अन्य जो पशु पक्षी थे वे उनके घर में रहा करते थे। एक और भी कारण हो सकता है, जैसे कि लेखक के घर में मात्र 3 सदस्य थे। कौन कौन से? लेखक और उसके माता पिता। लेकिन बड़ी मात्रा में अन्य जो जीव हैं, पक्षी थे, वे उनके घर में रहा करते थे, इसीलिए उन्हें अपना घर सराय लगता था। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? पिताजी को अपना घर सराय लगता था क्योंकि वहाँ पे बहुत से पशु पक्षी रहा करते थे या बहुत से जीव रहा करते थे, इस कारण से उन्हें अपना घर सराय लगता था। दूसरा है हमारा, पिताजी ने गौरैयों को भगाने के लिए क्या क्या कोशिशें की? कोशिशों के बारे में बताओ। पिताजी ने गौरैयों को भगाने के लिए क्या क्या कोशिशें की? क्या क्या कोशिशें की? पिताजी ने गौरैयों को भगाने के लिए क्या क्या कोशिशें की? तो हम कहेंगे पिताजी ने गौरैयों को भगाने के लिए उन्हें ताली बजाई, जो जो उनकी क्रियाएं थी, जो जो उन्होंने कोशिशें की, वो सब हम इसमें बताएंगे। आपको याद होगा सबसे पहले उन्होंने ताली बजाई थी, मुंह से श की आवाज़ भी निकाली थी और कूद करके उनको डराने की कोशिश की थी। उसके बाद उन्होंने लाठी से भी डराने की कोशिश की थी। तो खदेड़ने के लिए यहाँ तक कि उन्होंने घोंसला तोड़ने का भी प्रयास किया था। तो ये सारी कोशिशें हैं। तो इसमें कौन कौन सी कोशिशें आएंगी? छोटी सी लेके बड़ी तक सारी कोशिशें हमें बता दी। तो सबसे छोटी कोशिश क्या की थी? ताली बजाकर भगाने की। दूसरी थी मुंह से श की आवाज़ निकालकर। तीसरी थी उछल उछल करके डराने की कोशिश की। चौथी थी हम कहेंगे लाठी से डराकर भगाने की कोशिश की थी। और अंत में लाठी से ही घोंसले को तोड़ने का प्रयास भी किया था। तो इसी क्रम में हम बताएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न पे जरा सुन लेते हैं। हमारा प्रश्न है, पिताजी ने गौरैयों को भगाने के लिए क्या क्या कोशिशें की? हम कहेंगे पिताजी ने गौरैयों को भगाने के लिए ताली बजाई, मुंह से शीशी किया, लाठी से डराया और लाठी से घोंसले को तोड़ने की भी कोशिशें की। तो इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर आप इस तरह से भी लिखें, पिताजी ने गौरैयों को भगाने के लिए ताली बजाया, मुंह से शीशी किया, मुंह से श की आवाज़ निकाली, उन्हें लाठी से डराया तथा लाठी से घोंसले को तोड़ने की कोशिश की। तो ये सारी आ जाएंगी। अब हमारा अगला है जो है, गौरैयों को घर से बाहर खदेड़ने की पिता जी की कोशिश तेज पर तेज क्यों होती जाती थी? कारण बताना है कि गौरैयों को घर से बाहर खदेड़ना मतलब भगाने के लिए पिताजी की कोशिशें तेज पर तेज क्यों हो जाती थी? तो दो कारण था। एक तो माता का ताना, लेखक की माता का ताना, दूसरा है गौरैयों का वापस घर में आ जाना। तो ये दो हम कारण बताएंगे। पहले प्रश्न तो लिख ले। गौरैयों
पिताजी की कोशिशें तेज पर तेज क्यों होती जाती है? क्यों होती जाती है? तो हमने देखा पिताजी लगातार कोशिश किया जा रहे थे और अंत में उन्होंने अपनी जो कोशिश थी तेज की थी। उसका कारण दो थे। क्यों? एक तो लेखक की जो माँ थी, उनके जो ताने थे, व्यंग था, जो हम कहेंगे व्यंग, उस कारण से। और दूसरा कारण था कि गौरैया फिर से वापस, हम कहेंगे, घर में वापस आ जा रहे थे। ये दो कारण थे और इन दोनों मुख्य कारण को तो एक बार प्रश्न जरा ध्यान से सुन लेते हैं हम लोग। गौरैयों को घर से बाहर खदेड़ने की पिताजी की कोशिशें तेज पर तेज क्यों होती जाती थी? तो हमें कारण बताना है कि क्यों पिताजी की जो कोशिशें होती थी पहले से क्यों ज़्यादा हो जाती थी। यहाँ तक कि अंत में हम जानते ही हैं पिताजी ने घोंसला तोड़ने का भी मन बना लिया था और प्रयास भी किया था। तो इसके पीछे कारण दो थे। पहला कारण था माताजी का व्यंग, लेखक की माताजी का व्यंग, और दूसरा कारण था कि गौरैयों का बार बार घर में आ जाना। तो यही हम लिखेंगे कि गौरैयों को घर से बाहर खदेड़ने के लिए, गौरैयों को घर से बाहर खदेड़ने की पिताजी की कोशिशें तेज पर तेज होती जाती थी। इसके कारण थे माताजी का व्यंग तथा गौरैयों का बार बार घर में आ जाना। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं, गौरैयों का बार बार घर में आ जाना तथा माताजी का व्यंग गौरैयों को घर से बाहर खदेड़ने की पिताजी की कोशिशों को तेज पर तेज, इस कारण से ही तेज पर तेज हो जाती थी। तो अब हमारा घ प्रश्न है अंतिम, इसे भी लिख देते हैं। मौखिक का अंतिम जो प्रश्न है घ, क्या पिताजी ने आखिर में हार मान ली? आखिर में हार मान ली? यदि हाँ तो क्यों? यदि हाँ तो क्यों? तो इसमें जैसे कि आपको पता है पिताजी ने आखिर में हार मान ली। हाँ, हम कहेंगे हाँ, इसका उत्तर हाँ में। अब हमें इसे कारण भी बताना पड़ेगा। तो ये बच्चों ये बड़ा प्रश्न है, इसमें कारण क्या बताएंगे हम? क्योंकि अगर हमें दिखा जैसे ही पिताजी, आज जरा पाठ पे चलते हैं, जैसे ही पिताजी लाठी से घोंसले को तोड़ रहे थे या तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, जैसे ही उन्हें पता चला कि इसमें बच्चे हैं, गौरैया के नन्हे बच्चे हैं, तो वे तुरंत रुक गए और
वो स्टूल से नीचे उतर आए और वे उन्होंने घोंसला तोड़ने का जो अपना विचार था वो भी छोड़ दिया। तो हम कहेंगे पिताजी ने आखिर में हार मान ली। क्यों मानी थी? क्योंकि उसके अंदर चिड़िए के बच्चे थे, घोंसले में चिड़िए के बच्चे थे, वे उन्हें कोई कष्ट नहीं देना चाहते। तो कारण यही है कि क्या पिताजी ने आखिर में हार मान ली? हम कहेंगे हाँ, पिताजी ने आखिर में हार मान ली, क्योंकि वह गौरैया के बच्चों को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे। तो इस कारण से उन्होंने हार मानी थी। और पिताजी भी एक संवेदनशील व्यक्ति थे। हम ये भी कह सकते हैं पिताजी गौरैया के बच्चों को हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे और वे भी एक संवेदनशील व्यक्ति थे। इस कारण से उन्होंने हार मानी थी। दूसरा है, तो बच्चों ये हमारे मौखिक प्रश्न का पहला भाग हमने पूरा कर लिया चर्चा के द्वारा। अब चलते हैं इसके दूसरे भाग। अंतर बताओ। पहला भाग हमने कर लिया, ये मौखिक है, दूसरा भाग मौखिक है। दूसरा भाग है अंतर बताओ। इसका क भाग है घर और तो हमें समानता नहीं बताना है, याद रखिएगा। जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं अंतर बताओ, तो हमें अंतर ही बताना। समानता अलग चीज़ होती है। जैसे सराय और घर दोनों में रहा जाता है, सराय और घर दोनों ही रहने के स्थान है, तो समानता हो गई। हमें अंतर बताना। तो घर जो होता है वो किसी व्यक्ति का होता है, वह एक निजी संपत्ति होती है। जो सराय होती है हम कहेंगे ये सबके लिए होता है। तो वो आम भाषा में हम लोग इसे होटल कहते हैं। जो पैसे चुकाता है वो उतने दिन रह सकता है, और लोग सराय में कुछ दिन ही रहने आते हैं। तो जो यात्री होते हैं, जो पर्यटक होते हैं, वे सराय में होते हैं। घर तो व्यक्ति का निजी होता है। तो ये अंतर है इसमें, घर और सराय। सराय में कोई भी यात्री पर्यटक कुछ दिनों तक के लिए रह सकता है, टिक सकता है, निवास कर सकता है। लेकिन घर जो होता है वह वहाँ पे लोग रहते हैं, वो उनका अपना होता है। हम कहेंगे निजी होता है। अगर निजी भी नहीं हो तो रहने का स्थान होता है, किसी व्यक्ति या परिवार के रहने का स्थान होता है। सराय किसी पर्यटक या यात्री के रहने का स्थान होता है। एक हम कह सकते हैं एक लगभग स्थायी होता है, और दूसरा हम कह सकते हैं वो स्थायी नहीं होता है, क्योंकि कुछ दिन के बाद उसे वो खाली करना पड़ता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसमें और भी दो हैं जिन्हें हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।